आरबीआई का एक बहुत बड़ा फैसला आया है जहां पर आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को बढ़ा दिया है। आज के पूरे सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि रेपो रेट क्या है, इसका आम जनता पर या फिर आम लोगों की जेब पर क्या फर्क पड़ने वाला है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है और ये रेपो रेट के साथ साथ एमपीसी ने यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने और क्या फैसले हाल फिलहाल में लिए हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं रेपो रेट में एक हाइक देखने को मिला है। एग्जैक्टली वो क्या हाइक है ये सब हम समझ लेते हैं। तो यहां पर हमें 0.35% का हाइक यहां पर देखने को मिला है। आरबीआई की तरफ से सेंट्रल बैंक ने इतने बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है। ये पांचवी बार, फिफ्थ कंसेक्यूटिव टाइम या पांचवी बार मई से अगर हम देखें तो मई, इसी साल वाले मई की मैं बात कर रही हूं, मई से अगर हम देखें तो पांचवी बार रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है। और पहले जो अभी प्रेजेंट, इससे पहले जो रेपो रेट था दैट वाज 5.9% और ये इंक्रीज होने के बाद आज हम खड़े हैं 6.25% के रेपो रेट पर। अब आइए समझ लेते हैं कि ये फैसला लिया किसने है। ये फैसला एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लिया है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, जिसमें से एक आरबीआई का गवर्नर भी होता है। उसके साथ साथ 3 मेंबर्स जो होते हैं वो हमारी सरकार से होते हैं। अगर ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स होते हैं और इनका क्या स्प्लिट होता है, क्या डिवीजन होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि 5वीं बार ये बढ़ाया गया है। अगर आप 2021 नवंबर दिसंबर की बात करोगे 2021 की, तो आप यहां पर देख सकते हो एक कांस्टेंट आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा, कांस्टेंट रेट आपको देखने को मिलेगा। मतलब 4% था। आरबीआई जो है वो इसको बढ़ा नहीं रहा था। क्यों नहीं बढ़ा रहा था? क्योंकि हमें पता है कोविड से हम रिकवर ही हो रहे थे, या फिर कोविड का जो दौर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा फिर भी चल ही रहा था। तो आरबीआई नहीं चाहता था कि लोगों की जेब पर जो है वो ज्यादा बर्डन डाला जाए, इसलिए इस रेट को बढ़ाया नहीं जा रहा था। डोंट वरी, हम आगे समझने वाले हैं कि किस तरीके से लोगों की, आम जनता की जेब पर इससे फर्क पहुंचने वाला है। पर ये ग्राफ आप देख लीजिए कि मई से शुरू हुआ ये, ठीक है, मई से इंक्रीज इन्होंने करना शुरू किया और ये इंक्रीज करते करते आज हम 6.25% पर खड़े हैं। राइट, अब समझ लेते हैं, क्योंकि हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं। रेपो रेट होता क्या है उसके लिए आप सभी को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगले 5 मिनट होने वाले हैं। मैं आप सभी की अटेंशन यहां पर चाहती हूं। देखिए, रेपो रेट समझने के लिए आपको एसएलआर समझना पड़ेगा। एसएलआर क्या होता है कि आरबीआई कहता है बैंकों को कि आप अपनी खुद की तिजोरी में, मतलब बैंक अपनी खुद की तिजोरी में, यानी अगर एचडीएफसी बैंक है तो वो सिर्फ अपनी एचडीएफसी की तिजोरी में कुछ एक सर्टेन अमाउंट उसको रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं। राइट, तो मतलब बैंक के ही पास एक सर्टेन अमाउंट रखना होता है विच इज अराउंड 18%। 18% अपना जो टोटल उनका एनडीटीएल होता है, टोटल उनका डिपॉजिट होता है, उसका 18% अपनी जेब में रखना होता है। राइट, अब आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई को देखो, सरकार को भी संभालना पड़ता है, बैंक्स को भी संभालना पड़ता है। अब सरकार को अगर पैसे चाहिए तो सरकार निकालती है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो सरकार के एक तरीके से कागज होते हैं। राइट, सरकार ये कहती है कि इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके जाओ आरबीआई, ठीक है, और इसके बदले में हमें पैसे ला के दो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई किसके पास लेके जाता है? बैंक के पास लेके जाता है। राइट, आरबीआई गया बैंक के पास और बैंकों को ये बोला कि मैं आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा हूं, आप एक काम करो, जो आप एसएलआर में पैसा मेंटेन कर रहे थे ना, अभी तक आप कैश और गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन कर रहे थे, अब एक काम करो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी 18% मेंटेन करके रखो और इसके बदले हमें पैसा दे दो ताकि मैं आगे सरकार को मतलब सरकार को दे सकूं। राइट, अब बैंक ये कहते हैं कि हम ये मेंटेन तो कर लें, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो मैच्योरिटी होती है वो बहुत लंबी होती है, मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज्यादा होता है। और बैंक का ये इशू है, बैंक का ये कंसर्न है कि अगर उस मैच्योरिटी पीरियड से पहले कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई और हमें पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमें पैसे कहां से मिलेंगे? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उन कागज का हम क्या करेंगे? हमें तो पैसे चाहिए होंगे उस टाइम पर। तब आरबीआई एक सोल्यूशन के साथ आता है कि अगर आपको मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो हम आपको लोन दे देंगे। ठीक है, कौन कहता है? आरबीआई कहता है बैंक्स को कि मैं आपको लोन दे दूंगा और इस लोन पे आरबीआई बैंक से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। राइट, आई होप अब इसका आपको मतलब समझ आ गया होगा। अब ये रेट जो है वो जितना ज्यादा होगा, या फिर ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो ब्याज दर है, ये जितना ज्यादा होगा उतना बेसिकली बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। राइट, अब देखो सीधा सीधा इसका महंगाई से
कैसे रिलेशन है? अगर रेपो रेट ज्यादा है, रेपो रेट अगर ज्यादा है तो हमें लोन्स जो है, लोन्स पे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन्स महंगे होंगे। अब लोन्स महंगे होंगे तो हम लोन लेंगे ही नहीं, ठीक है, लोन लेंगे ही नहीं तो हमारे जेब में जो पैसे हैं वो कम होंगे और हम आगे मार्केट में कम इन्वेस्ट करेंगे, और अगर किसी भी तरीके की महंगाई आई हुई है वो कहीं ना कहीं मतलब वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आरबीआई ने अभी भी ये रेपो रेट को इंक्रीज किया है। यहां पर लोन्स का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, हमारी जेब में अब कम पैसे होंगे, हमें बहुत सारी चीजें महंगी पड़ेंगी और हम मार्केट में भी हम इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कम करना शुरू कर देंगे, और हमारे देश में जो काफी टाइम से महंगाई चल रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, ये हम देख चुके हैं। अब करंटली क्या क्या हुआ है, सिर्फ रेपो रेट में ही बदलाव नहीं हुए हैं। देखिए, रेपो रेट में ये बदलाव नहीं हुए, दो और चीजें हैं। एमएसएफ, जो ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई है, इसमें एमएसएफ और एसडीएफ के रेट्स को भी चेंज किया गया है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर बैंक के पास लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है, यानी पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो आरबीआई के पास जाता है इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा लेने के लिए, और आरबीआई जो है एक्स्ट्रा चार्ज करता है उस पे ब्याज, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट जो एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है उससे ज्यादा ब्याज दर चार्ज करता है एमएसएफ के अंडर, राइट। ये रेट भी ऑटोमेटिकली रेपो रेट के बढ़ जाने की वजह से ये रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, राइट, विच इज नाउ अराउंड 6.50%। अगर मैं एसडीएफ की बात करूं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है कि बैंक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है, ज्यादा पैसा जो हो जाता है, आरबीआई उसको एब्जॉर्ब करता है ये एसडीएफ यूज करके, एंड इट इज कोलेट्रल फ्री, राइट। अब ये कितना हो गया है? 6% हो गया है। एमपीसी में ये भी सीधा सीधा लिखा गया है कि जो हमने अकोमोडेटिव स्टैंस अब तक लिया हुआ था, अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब ये है कि यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो कि रेपो रेट को आरबीआई नहीं बढ़ा रहा था, इसी को बोलते हैं हम अकोमोडेटिव स्टैंस। अब इस अकोमोडेटिव स्टैंस से जो है आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया है, मतलब अब रेट्स जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि ये जो इन्फ्लेशन है ये कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ सके। क्योंकि मैं इन्फ्लेशन की बात कर रही हूं तो उसके भी मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूं। आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली हमारी इंक्रीज हो रही है। यहां आप एक थोड़ा सा स्लाइड डिक्रीज देखने को मिलेंगे, दिखेगा आपको, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो हमारी कम हो रही है, क्योंकि हमारा जो आरबीआई है वो क्या टारगेट करता है कि हमारे यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए, और हम बेशक हमने कम कर ली है पर फिर भी वी आर स्टैंडिंग एट 6.77%, 6.77% पर हम खड़े हैं। मतलब अभी भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज्यादा है, और इसी चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में अभी ये वृद्धि हमें देखने को मिली है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि इस पर इंपैक्ट जो होगा, किस किस पर क्या इंपैक्ट होगा। तो बोरोवर्स पर क्या इंपैक्ट होने वाला है? डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके जो लोन्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, तो आपका होम लोन हो, आपका पर्सनल लोन हो, राइट, आपकी जो भी क्रेडिट फैसिलिटी जो होती हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी। अगर हम डिपॉजिटर्स पर बात करें तो इनको फायदा होगा, इनको फायदा होने वाला है, बिकॉज देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इंटरेस्ट रेट, राइट। अब सिर्फ यही फैसले नहीं लिए गए हैं, मतलब एमपीसी की जो ये मीटिंग हुई उसमें रेपो रेट पर डिस्कशन हुआ, उसके साथ साथ जीडीपी फोरकास्ट पर भी कुछ डिस्कशन हुआ है, जहां पर आरबीआई ने हमारी जो जीडीपी फोरकास्ट है अगले साल के लिए 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको भी कट डाउन कर दिया है। कितना कट डाउन कर दिया है? पहले आरबीआई ने 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट करी हुई थी और अब उसको घटा के 6.8 कर दिया है। इसके साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व पर भी बातें हुई, फॉरेक्स रिजर्व पर भी इस बैठक में काफी चर्चा हुई और यह बताया गया है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारा बहुत अच्छा खासा चल रहा है, इनफैक्ट रिसेंटली इंक्रीज भी हुआ है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। उसके साथ साथ एफडीआई पर भी बातें हुई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर की जो विदेशी कंपनियां यहां पर आके निवेश करती हैं, उनमें भी हमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इन सब चीजों पे डिस्कशन हुआ। आई होप आपको ये पूरा जो एनालिसिस है कि रेपो रेट क्या है, किस तरीके से हमारी जेब पर असर पड़ने वाला है, किस तरीके से लोन अब महंगे हो जाएंगे, किस तरीके से इन्फ्लेशन पर इसका जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आई होप ये पूरा जो एनालिसिस है ये आपको
क्लियर है। जाते जाते मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहले दिसंबर 9 यानी कल 5:30 बजे हम रेगुलेटरी बॉडीज पर आपका एक महा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आरबीआई ग्रेड बी के, मैं सभी से चाहती हूँ कि आप इसको ज्वाइन करें। इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। और इसके बाद मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि मैं अपना एक करंट अफेयर का नया शो लेकर आई हूँ, द बिगर पिक्चर, जिसमें मैं रोज सुबह 7 बजे क्लासेस लेती हूँ रेगुलेटरी बॉडीज पर। तो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपको करंट अफेयर्स मुझसे पढ़ने हैं, तो काइंडली ज्वाइन मी टुमारो 7 AM। मैं रोज सुबह 7 बजे वहां पर आती हूँ विद करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर से कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।